हेलो बच्चों, तो आज हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान विषय के अध्याय समतल में गति अर्थात मोशन इन अ प्लेन के पार्ट 11 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं इस समतल में गति का एक सबसे अच्छा उदाहरण प्रक्षेप्य गति। तो इस प्रक्षेप्य गति के बारे में समझेंगे, उसके पथ का समीकरण हम देखेंगे। तो अभी तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि ये प्रक्षेप्य होता क्या है, क्योंकि शायद ये आपने पहली बार सुना होगा ये वर्ड। लेकिन आपने ऐसा देखा होगा कि इस गति करती हुई वस्तु किस तरीके से उसका पाथ होता है, ये आपने ज़रूर देखा होगा। क्योंकि हम अच्छा, मैं पहले ये बता देती हूँ कि हम पढ़ने वाले हैं प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। और अब चलिए विचार करते हैं किसी एक चीज़ पर। क्या है वो चीज़? आपने हमेशा ये जब आप खेलते होंगे, आपने किसी बॉल को उछाला होगा, आपने फुटबॉल को किक मारी होगी, तो कोई वस्तु या आपने किसी भी बिल्डिंग की छत से या किसी भी थोड़ी ऊँचाई से आपने किसी वस्तु को फेंका होगा, कुछ कोण देते हुए या कभी सीधा फेंका होगा, तो ये सब आपने किया होगा। तो कोई वस्तु जो उछालने के बाद उड़ान में होगी या प्रक्षेपित, प्रक्षेपित यानी कि ये प्रक्षेपित से थोड़ा रिलेट कर रहा है ये वर्ड प्रक्षेपित, यानी कि जो उछाली गई होती है, थोड़ा आपने उड़ान में भरा उसे, उड़ान यानी कि थोड़ा हवा में उछाला। तो ऐसी वस्तु की गति को आपने ज़रूर देखा होगा। डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी गतियों को ऐसा देखते हैं। तो ऐसी गतियों में ख़ास बात है क्या? आपने देखा होगा कि ये जो वस्तु की गति, अगर आप फुटबॉल को किक करते हैं, यहाँ से कोई बच्चा किक कर रहा है, तो जो उसका मोशन होता है वो कुछ ऐसे जाता है। यानी कि वो फुटबॉल अगर यहाँ थी, तो कोई बच्चा अगर उसे किक कर रहा है, तो वो कुछ ऐसे जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे कोई बच्चा है और वो यहाँ पे फुटबॉल है, अब देखिए यहाँ पे फुटबॉल है इस तरीके से, तो वो उसे ऐसे किक करेगा तो वो ऐसे जाएगी, या वो और उछलते हुए जा सकती है। तो उसका मोशन कुछ ऐसा होता है, कर्व पाथ होता है। तो वो जो कर्व पाथ होता है ना, उसी को हम कहते हैं कि ये प्रक्षेप्य की गति है। उसी को आज हम समझने वाले हैं। ठीक है? तो जैसे फुटबॉल, क्रिकेट की गेंद, ये सब आपने देखा होगा। किसी वस्तु को आप उछालते हैं, उसकी गति आपने देखी होगी। तो प्रक्षेप्य की गति 2 अलग-अलग समकालिक गतियों के घटकों का परिणाम है। अब इसका आपको थोड़ा-सा शायद किसी को समझ आ रहा होगा, किसी को नहीं। देखिए, हमने समतल में गति में क्या पढ़ा है कि आप किसी भी गति में, यानी कि किसी भी वस्तु की गति हो रही होगी, आप उसको 2 घटकों के रूप में बता सकते हैं। 2 घटकों के समकालिक जो गतियाँ हो रही होंगी कि एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, उनका परिणाम आप उस पूरी गति को समतल में बता सकते हैं। ठीक उसी का प्रयोग हम करते हैं प्रक्षेप्य की गति में भी, क्योंकि प्रक्षेप्य की गति भी कैसे होगी? जब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि कर्व पाथ होगा, तो वो एक समतल में हो रहा होगा। उसको भी आप 2 घटकों में डिवाइड कर सकते हैं और आप वहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये 2 अलग-अलग समकालिक गतियों के घटकों का परिणाम है। यानी कि एक्स डायरेक्शन में भी एक गति हो रही है और एक वाई डायरेक्शन में भी। इसको थोड़ा-सा मैं समझाती हूँ, जैसे कोई भी वस्तु है। अभी मैं ये भी बताऊँगी कि क्यों ये प्रक्षेप्य गति इस तरीके से हो रही है। जैसे आप देखेंगे, आप किसी ऊँचे भवन की चोटी पर खड़े हैं, ऐसे क्वेश्चन्स हम करते हैं ना, तो आप वहाँ पर खड़े हैं, तो वहाँ से ऊँचे भवन की चोटी का मतलब है कि आप वहाँ पे बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर या जहाँ पे भी थोड़ा ऊँचाई पर खड़े हैं। तो वहाँ से आपने एक वस्तु नीचे की तरफ फेंकी है। जब आप नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो नॉर्मली वो वस्तु ऐसे आ जाएगी। लेकिन अगर वस्तु को आप थोड़ा ऐसे एंगल देते हुए, यानी कि क्षैतिज से थोड़ा एंगल देते हुए नीचे की तरफ फेंकते हैं, तो वो वस्तु कुछ इस तरीके से आती है, ऐसे करके। देखा होगा आपने, जैसे अगर कोई किक वाला एग्ज़ाम्पल है, वो तो ऐसे आ रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ी ऊँचाई पर वो कुछ ऐसे आ रहा है। यानी कि वो इधर वाला पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो इस तरीके की गति, यानी कि प्रक्षेप्य की गति तभी होगी जब आपका क्षैतिज से कुछ एंगल बन रहा होगा। कुछ कुछ एंगल बनाते हुए वस्तु को फेंका गया होगा। ठीक है? ये मैं आपको समझा दिया। प्रक्षेप्य की गति में जैसे इस तरीके से यहाँ से आपने एक थीटा एंगल से वस्तु को फेंका था। ये थीटा एंगल, ठीक है? तो जब आपने फेंका तो वस्तु आगे-आगे गई और फिर वो इस तरीके से ज़मीन पर आ गई। तो ये आपके पास सतह है। तो इसकी गति को, यानी कि जो ये घटक है, इसको आप इतने वेग से जब आपने फेंका, तो इसको आप क्षैतिज घटक में भी डिवाइड कर सकते हैं। हमने पढ़ा है कि इसको अगर ये थीटा एंगल बना रहा होगा, तो आप इसको क्षैतिज घटक में और इसको ऊर्ध्वाधर घटक में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसी के घटकों को। और ये ऊपर की तरफ होगा ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है? ये जो था, ये मैंने पहले ही वाला दिखाने के लिए बनाया, जैसे इस तरीके से। तो ये इस डायरेक्शन में होगा और ये इसका क्षैतिज घटक, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ये अगर इस थीटा एंगल से बना रहा होगा, जो सतह के साथ होगा। तो यहाँ पर हम प्रक्षेप्य की गति को भी 2 अलग-अलग समकालिक गतियों के घटकों का परिणाम बता सकते हैं। अब कोई भी वस्तु जब वो ऐसे जा रही है, तो वो नीचे क्यों आ रही होगी? थोड़ा सोचिए, नीचे क्यों आ रही होगी? क्योंकि ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है, जो ग्रेविटी का फ़ोर्स है, जो अर्थ लगाती है हम पे, तो उसके कारण एक
जनरेट होता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जिसे हम कहते हैं, हमने बहुत बार पढ़ा है इसके बारे में। तो उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये वस्तु ऊपर जाना चाह रही थी, लेकिन वस्तु नीचे की तरफ आई उस गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। तो वस्तु आगे की तरफ क्यों बढ़ रही है? देखिए, अब वस्तु ऐसा भी तो नहीं कि यहाँ से सीधे ऐसे नीचे की तरफ गिर गई, वो थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ी। तो वो आगे की तरफ बढ़ी इस क्षैतिज घटक के कारण। ये मैंने आपको जब मैं आपको व्यक्ति के चलने के बारे में रोलर वाला एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, जब मैं इसके जो ये समतल में गति में जब हम घटकों का वियोजन करते हैं तो उसका एक एप्लीकेशन बताया था, वो वाली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि आप क्षैतिज वाला जो फोर्स होता है वो आपको आगे की तरफ चलने में मदद करता है। तो ये ठीक उसी तरीके से कि आप आगे की तरफ अ, जो गेंद है वो यहीं से नीचे यहीं पर क्यों नहीं गिर जा रही, क्योंकि वो आगे की तरफ इसलिए जा पा रही क्योंकि ये क्षैतिज घटक की वजह से। और वो थोड़ा नीचे को क्यों आ रही, ऊपर ही को क्यों नहीं चले जा रही, ऊपर की तरफ इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके कारण एक त्वरण है जो उसको पृथ्वी के केंद्र की तरफ खींचता है, नीचे की तरफ खींचता है। केंद्र नीचे है ना, तो वो नीचे की तरफ उसे खींचता है, तब हमें ये आगे की तरफ भी मिल जाती है गति। वो हमें क्षैतिज घटक की वजह से मिलती है वस्तु के वेग के, और जो ऊर्ध्वाधर घटक है उसकी वजह से हमें नीचे की तरफ मोशन मिलता है। इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इस तरीके से हमने दो गतियों को समझा। अब एक और चीज यहाँ पर देखिए, अब जो एक घटक था क्षैतिज घटक, उसमें आप देखिए नीचे की तरफ कोई त्वरण नहीं है, तो वहां पे बिना किसी त्वरण के क्षैतिज दिशा में वस्तु की गति होगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से होगी, लेकिन जो त्वरण है वो नहीं होगा वहां पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जो दूसरा घटक है वो गुरुत्वीय बल के कारण जो एक समान त्वरण उसमें लग रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण, वो ऊर्ध्वाधर दिशा में होगी। ऊर्ध्वाधर दिशा पहले ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ वो आ जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो सबसे पहले डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम लेख में, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है पर ऐसे आपकी बुक में भी दिया है, तो एक बार आप हम देख लेते हैं कि क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों का उल्लेख सबसे पहले गैलीलियो ने किया था। ये चीज़ है। बाकी बाकी समझने वाला एक कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। अब हम सीखते हैं कि प्रक्षेपक, अब एक और चीज, जो वो कर्व पाथ है उसको हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। जैसे ये कर्व पाथ आपका बना था ना, कि वस्तु ऐसे क्षैतिज ऐसे थीटा उससे। अच्छा, एक चीज और याद अब होगी आपको कि किसी भी बिंदु पर वृत्तीय पॉइंट होगा या किसी भी कर्व पाथ पर अगर आपको वस्तु के वेग की दिशा बतानी होगी तो वो कैसे होगा, उस पर खींची गई जो स्पर्श रेखा। इसीलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ बार बार। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा जब पाथ बना रही हूँ, पहले ये बना होगा फिर इसके अकॉर्डिंग ये आया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो इस पूरे कर्व पाथ को ट्रैजेक्टरी कहते हैं, और पूरे जो वस्तु है उसको बोलते हैं प्रक्षेपक या प्रक्षेप्य भी बोल सकते हैं। और जो वो पूरा का पूरा मोशन दिखा रहा है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि ये प्रक्षेप्य गति। ठीक है, उसको वो ट्रैजेक्टरी भी बोल सकते हैं आप उस कर्व पाथ को, या फिर आप प्रोजेक्टाइल जो पाथ है वो भी बोल सकते हैं आप उसको, क्योंकि एक प्रक्षेपक का पथ है, पाथ है, पथ है, ये भी बोल सकते हैं। अब इसका समीकरण देखते हैं, क्या इसका समीकरण है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे एक आप बात बताइए कि अगर कोई भी वस्तु इस तरीके से ऐसा उस पे गुरुत्वीय त्वरण भी लग रहा है, तो क्या उस पर कोई और बल कार्य नहीं कर रहा होगा? सोचिए थोड़ा। देखिए, जब वो मोशन में है तो एयर के मॉलिक्यूल्स भी तो हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल्स उस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो लगाएंगे ना कुछ प्रेशर लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, तो उसको हम मान लेते हैं कि नगण्य होगा। इसीलिए जो प्रक्षेप्य गति, जब बहुत ज्यादा ऊंचाई पर आप चले जाते हैं तो वहां पर जो जी का मान होता है, यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, वो थोड़ा कम होने लग जाता है। हम आगे वाले चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे ये, कि जी का मान किस तरीके से कम होता है, बढ़ता है, तो वो कम होने लगता है। तो वहां पे आपको प्रक्षेप्य गति टोटली ऐसे नहीं दिखेगी जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको देखा, क्योंकि वहां पर जी का मान चेंज हो रहा था, कम हो रहा था इस वजह से। तो इसीलिए खैर वहां पे की तुलना हम नहीं कर रहे, कि वहां पे हम ले रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशंस में बात करेंगे इस पूरी गति की। अच्छा, प्रक्षेप्य की गति पर वायु का प्रतिरोध हम नगण्य मानेंगे, क्योंकि वो फोर्सेस हमें ना लेने पड़े, इसलिए हम ये कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक ऐसा पाथ हम मान लेते हैं कि यहाँ पे वो वस्तु थी ओ पे, और फिर यहाँ से थीटा एंगल हमने बनाया, ये थीटा एंगल, और इस तरीके से उसका वेग है, तो इस तरीके से वो आगे की तरफ जाएगी, ये एरो ये बता रहा है। तो ये इसका क्षैतिज घटक है, जिसे आप जानते हैं v0 cos थीटा 0 कहेंगे, और ये v0 sin थीटा 0 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि ये जो a होगा ये माइनस जी है। अब सोच के रखिए, मैं आगे पूछूंगी आपसे कि ये माइनस क्यों आया है यहाँ पे। मैं पिछली जो अध्याय था उसमें भी आपको बहुत अच्छे से बताया था कि माइनस क्यों होता है ये चीज। ठीक है, तो सोच के रखिए आप। तो ये चीज हमने सीख ली। अब क्या करना चाहते हैं हम करना चाहते हैं कि ये जो पूरी गति हो रही है इस
प्रक्षेपक की, जो हमने वस्तु यहाँ से फेंकी है थीटा 0 एंगल पे, तो ये जो वस्तु है इसके लिए हम क्षैतिज घटक भी देखेंगे, स्थिति यानी जो जितना विस्थापन या जितनी दूरी ये तय करेगा उसके, और इसके वेग के घटकों को भी देखेंगे। किसकी मदद से देखेंगे? जो गति के समीकरण, ये मैंने आपको करवाया है पिछली वीडियो में, तो ये गति के समीकरणों से देखेंगे। जो मैंने आपको कहा था कि समतल में गति में आप कैसे दिखा सकते हैं, जो जैसे मैंने x के लिए लिखा, अगर तो x इज इक्वल्स टू x0, आप लिखते जाइएगा मेरे साथ, तो v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लिखा था ना हमने, तो इसकी मदद से हम करेंगे। तो यहाँ पे हमें a चाहिए होगा, तो अब आप a सोच के रखिए कि ये माइनस में क्यों होगा। आप v0 भी चाहिए होगा हमें, और फिर हमें x चाहिए होगा, तो हम इस x y को निकालना चाहते हैं। x y क्यों कहा मैंने? क्योंकि x क्षैतिज घटक में और y ऊर्ध्वाधर घटक में, क्योंकि कुछ वो दूरी भी तो तय कर दी है ना, इसलिए वो निकालना चाहते हैं हम। तो सबसे पहले जनरल बात कर लेते हैं कि प्रक्षेपित वस्तु पर गुरुत्व के कारण लगने वाला त्वरण क्या होगा। अब देखिए त्वरण क्यों ये माइनस होगा, शायद आपने सोच लिया होगा। जे इसलिए लिखा है, जे उसकी डायरेक्शन दिखाने के लिए, क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में है और ये केवल वाई डायरेक्शन में है ना। नीचे की डायरेक्शन, जब वस्तु ऐसे भी जा रही है तो ये हमेशा नीचे की डायरेक्शन में लगता है, और नीचे की डायरेक्शन आप जब ड्रॉ करते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन आती है, इसीलिए हमेशा जो जी होता है वो नेगेटिव लेते हैं। मैंने आपको पिछले अध्याय में भी अच्छे से बताया था। और जे क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में वो होगा, और जे इसलिए भी क्योंकि वो वाई नीचे हो ऊपर हो जैसे भी हो, ऊर्ध्वाधर गति है, ऊर्ध्वाधर गति में वाई को ही हम लेंगे। तो वाई की डायरेक्शन में, मतलब वाई अक्ष पे अगर जब आप डायरेक्शन दिखाने के लिए एकांक सदिश को यूज करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? जे। जैसे आप एक्स डायरेक्शन में लिखते हैं तो आप लिखते आई कैप, तो यहाँ पे इसीलिए हमने जे कैप लिखा। अब इसको हम करने के बाद हम समझ गए कि त्वरण की दिशा नीचे की तरफ है, ऊर्ध्वाधर है, इसलिए जे भी लिख दिया। अब हम यहाँ से एक चीज कह सकते हैं कि यहाँ क्षैतिज की तरफ तो भाई कोई वो नहीं है, त्वरण नहीं है, तो ए एक्स हो जाएगा 0 और ए वाई हो जाएगा -g। यानी कि ये आपका ये जो जे दिखा रहा है ये ऊर्ध्वाधर है, इसीलिए हमने उसे ए वाई दिखा दिया, कंपोनेंट में दिखा दिया। क्यों दिखाया? क्योंकि एक्स के लिए चाहिए। एक और चीज हम बोल सकते हैं कि प्रारंभिक वेग के v0 के घटक, देखिए v0 इज इक्वल्स टू क्या होता है? cos थीटा 0। अब ये तो प्रारंभिक घटक है, इसीलिए हम उसे v0x लिख रहे हैं। ठीक है, वो o जैसा जो दिख रहा है वो v0x है, क्योंकि हम प्रारंभिक को ऐसे लिखते हैं ना v0, अंतिम को v लिखते हैं, इसीलिए ऐसा हमने लिखा। ऐसे ही हम vy के लिए लिख सकते हैं v0 sin थीटा 0। अब हम लिखेंगे वस्तु की मतलब स्थिति के लिए लिखेंगे, तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति कहाँ पे थी? यहाँ पे मूल बिंदु पे। तो अगर वो मूल बिंदु पे है तो ये दोनों के दोनों घटक हो जाएंगे 0, क्योंकि x0 y0 मूल बिंदु पर 0 होंगे। अब इसके बाद अगर हम क्षैतिज घटक को देखें तो क्षैतिज घटक हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? देखिए x0 तो 0 हो गया, v0 हमारे पास ये आ जाएगा, और a हमारे पास 0 है, तो हमारे पास केवल ये वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म जो फर्स्ट और थर्ड टर्म है वो 0 हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये। v0 की जगह हम लिख देंगे ये वाला टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा कि x की वैल्यू कितनी है। अब ऐसे ही हम y की वैल्यू देखेंगे, y के लिए ये टर्म है। अब y के लिए हमारे पास देखिए y0 तो मूल बिंदु पे इससे 0 होगा यहाँ पे, और इसके बाद हमारे पास जो ये a है इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, तो वो चीज़ हम लिख देंगे। तो v0 की जगह v0 y है तो साइन थीटा वाला लिखेंगे टर्म, और यहाँ पे -d था तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो टर्म्स आ गए। तो ये हमने क्षैतिज घटक निकाल लिया स्थिति का, और ये हमने ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लिया। अब वस्तु के वेग के जो घटक है वो हमारे पास ये आ गया कि भाई जो वेग का घटक है ये तो आपके पास कैसा घटक था? ये वाला, ये तो प्रारंभिक घटक था वेग का, प्रारंभिक, है ना, क्योंकि हमने कहा प्रारंभिक वेग ये है v0, तो v0 cos थीटा 0, v0 sin थीटा 0। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि वेग का टोटल घटक है क्या, प्रारंभिक नहीं, टोटल वेग कितना है, अंतिम वेग पूछो या टोटल वेग एक्स डायरेक्शन में कितना है, वी एक्स कितना है, तो देखिए v इज इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी आप लिखते हैं। ये आपकी प्रथम समीकरण भी होती है, तो समतल में भी मैंने आपको करवाई थी। तो v की जगह हो जाएगा वी एक्स, v0 की जगह हो जाएगा v0x, और प्लस ए टी, क्योंकि a कुछ नहीं है तो वहां पे वो 0 आएगा, और फिर इस v0 की जगह हमने लिख दिया इसका टर्म। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं वी वाई के लिए भी। वी वाई के लिए हमने ये लिख दिया। क्यों ऐसा आया? क्योंकि देखिए v0 आएगा तो v0 साइन थीटा 0 आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया अभी, v इज इक्वल्स टू v0 प्लस ए टी। ठीक है, तो ये a की जगह तो g आ जाएगा, वो भी माइनस में, और t की जगह t, और v0 y होगा तो v0 साइन थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब देखिए पथ के समीकरण के लिए हम क्या करते हैं, हम वेग के घटकों को नहीं लिखते, हम x और y को लिखते हैं, और जो x में t होता है उसको हम
यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देते हैं, मतलब उसको यहाँ पे लगा देते हैं, रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहाँ से इस समीकरण से t का मान निकालेंगे और इस t के मान को इस जो सेकंड समीकरण है y के उसमें इसलिए क्योंकि ऊर्ध्वाधर विस्थापन देख रहे हैं, तो उसके उसके टर्म्स में हम दिखाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे हम क्यों ऐसा कर रहे थे। तो हम इसमें t की जगह लिख देते हैं ये वाला मान, ठीक है, जहाँ जहाँ t था। आगे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए लास्ट टर्म हमारा क्या था, ये तो ये जो v0 इधर वाला v0 है ये कट जाएगा ऊपर नीचे, साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा जीरो हो जाएगा, तो वो चीज़ें हमने लिख दी। अच्छा, वो चीज़ें हम आगे लिख सकते हैं, आगे लिख दी हमने। इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ा देखें, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रक्षेप्य के पथ का समीकरण निकल के आता है। और इसको अगर हम तुलना करें इसके साथ, इस समीकरण के साथ, तो ये हमें इसकी तरह दिखता है। कैसे दिखता है इसकी तरह, देखिए y की जगह है y, ठीक है, a की जगह देखिए कोई कुछ चीज़ है और x की जगह x है ना, x की जगह x है। फिर b की जगह ये पूरा का पूरा टर्म है और चर की जगह आपके पास एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये पूरा का पूरा जो समीकरण हमारे पास प्रक्षेपक के लिए आया, जिसको आप प्रक्षेप्य गति करवाई, वो ठीक परवलय के समीकरण की तरह है। इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो प्रक्षेप्य की गति होगी यहाँ पे, वो एक परवलयकार होगी, ठीक है, यानी कि वो प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह होगी, इस तरीके से यहाँ से वो इस तरीके से होगी। इसीलिए मैं जो आपको एक कर्व पाथ दिखा रही थी, वो एक मतलब वो एक ऐसा नहीं है कि वृत्तीय गति है, वो वृत्तीय गति नहीं है, वो एक तरीके का परवलयकार बनेगा। और ये मतलब परवलयकार का मतलब है परवलय के आकार का वो होगा, ठीक है, पैराबोला की तरह होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस डायग्राम को हम देख लेते हैं कि ये कैसा है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आपने v0 एंगल से, मतलब v0 प्रारंभिक वेग से उस वस्तु को थीटा जीरो एंगल जो था क्षैतिज के साथ उस पर फेंका था। उसके बाद उसका जो क्षैतिज घटक था वो इतना था, ऊर्ध्वाधर इतना था। हर एक बिंदु पर आप देख सकते हैं कि कितना उसका क्षैतिज घटक है, कितना उसका ऊर्ध्वाधर घटक है। इसके बाद अगर आप इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर जो एंगल बनेगा, देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है क्षैतिज के साथ, लेकिन यहाँ पर क्षैतिज के साथ कोई एंगल नहीं बन रहा, तो थीटा इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। थीटा जीरो होने की वजह से देखिए वी जीरो तो है कि क्षैतिज घटक तो मिल रहा है पर ऊर्ध्वाधर नहीं मिल रहा है। अब ऊर्ध्वाधर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो थीटा जीरो हो गया और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है, वी जीरो साइन थीटा जीरो, तो वी जीरो साइन थीटा जीरो, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन जीरो होता है जीरो, तो वी वाई हो जाएगा आपके पास जीरो। तो ये जो अधिकतम बिंदु होता है, यानी कि वस्तु ऐसे जा रही है, फिर एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, जहां पे उसका जो वेग है उसका ऊर्ध्वाधर घटक जीरो है लेकिन क्षैतिज घटक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने पर उसका वेग बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे जा रही है, तो उसका मतलब यहाँ से ऐसे जाएगा तो वेग कम होगा, सॉरी कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि हम हमेशा ये देखते हैं कि ऊपर की तरफ जा रहा है तो गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ खींच रहा है, उसकी वजह से ऊपर की तरफ जाने पर उसको एक फोर्स मिल रहा है ऊपर की तरफ जाने पर, कि जिसकी वजह से उसका जो वेग होगा वो कम होने लगेगा। और नीचे की तरफ एक बार फिर इस पॉइंट के बाद वेग जीरो होने के बाद फिर वेग एकदम से बढ़ेगा, ठीक है, इस बिंदु पर। तो यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट पर देखें तो ये आपके पास क्षैतिज घटक है, ये आपके पास नीचे की तरफ ऊर्ध्वाधर घटक होगा। ये मैंने आपको रोलर वाले एग्जाम्पल में भी समझाया था। जैसे अगर इसका v इस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसे टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करेंगे, स्पर्शिका ऐसे नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे इस बिंदु पर, तो उसका ऊर्ध्वाधर घटक तो ऐसे है क्योंकि क्षैतिज के साथ एंगल थीटा ये है, और फिर ऊर्ध्वाधर घटक हो जाएगा ये, जब क्षैतिज ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंगल होगा वो नीचे की तरफ बनने के कारण थीटा माइनस में होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे भी माइनस में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें समझ आ रही है कि इसका जो पूरा का पूरा पथ है वो परवलयकार है। थोड़ा सा एक एक दो बार आपको देखना पड़ेगा वीडियो के साथ और लिखना भी पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें मैं समझा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है एक एक बारी में समझना है, दूसरी बारी में समझना है, पर तीसरी बार चौथी बार ज़रूर समझ आएगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। तो इससे हमें समझ आया कि प्रक्षेप्य का पथ है एक परवलयकार, यानी कि परवलय के आकार का। अच्छा, थोड़ा सा नोट करने वाली कुछ चीज़ें हैं। प्रक्षेप्य की गति में देखिए हमने Vx इतना निकाला, Vy इतना निकाला। हमें ये समझ आया कि वेग के दो घटकों में से जो ये x घटक है, ये पूरी गति में स्थिर है, इसीलिए यहाँ पे कोई त्वरण नहीं है, क्योंकि अगर ये स्थिर है तो कोई वेग नहीं है, तो dv/dt जीरो हो गया, तो a आपके पास जीरो हो गया। लेकिन जो दूसरा घटक है वो एक त्वरण के अंतर्गत काम कर रहा है, स्थिर त्वरण के अंतर्गत, और वो आपके पास गुरुत्वीय त्वरण था।
और ये जो पॉइंट है, अगला पॉइंट इस पे ये है कि अधिकतम ऊँचाई वाले बिंदु पर क्योंकि थीटा 0 है, थीटा 0 होने की वजह से ये जो वी वाई है ना ऊर्ध्वाधर घटक, ये वी 0 साइन थीटा 0 होगा, है ना? तो ये थीटा जब 0 है तो साइन 0 का मान तो 0, तो ये पूरा का पूरा वी वाई 0 हो जाता है। इसीलिए वहाँ पे जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो 0 हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें आज हमने समझी और प्रक्षेपी की गति के बारे में समझा कि ये 2 अलग-अलग समकालिक गतियों के घटकों का परिणाम किस तरीके से है। और एक घटक था जो बिल्कुल एक किसी भी त्वरण बिना किसी त्वरण के काम कर रहा था, और दूसरा एक ऐसे त्वरण जो बिल्कुल एक समान है, यूनिफ़ॉर्म है। उसके अंतर्गत काम कर रहा था। फिर हमने इसके समीकरण को देखा कि किस तरीके से हमने इसका समीकरण निकाला। इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि x घटक, y घटक निकाला हमने, v0, vx और vy के लिए भी निकाला, और फिर इन दोनों से, इन चारों समीकरण में जो बहुत इम्पोर्टेंट थी उससे हमने ये समीकरण निकाला, और इसकी तुलना हमने की प्रक्षेप जो परवलय के समीकरण थी उससे, और यहाँ से हमें बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन मिला कि जो पूरी प्रक्षेप्य गति है वो एक परवलय के आकार की है। पैराबोलिक जो पथ है वो ट्राजेक्टरी यहाँ पे बन रही थी, प्रक्षेप्य का पथ पूरा का पूरा, ठीक है? तो ये हमने समझा। तो और एक और चीज़ इसमें समझी कि अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु पर जो वी वाई होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है वेग का, वो 0 होता है। तो अगली कक्षा में हम इन्हीं से संबंधित जो टर्म्स हैं, अधिकतम ऊंचाई का समय, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई और प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास, मतलब ये चीज़ें प्रक्षेप्य की गति से ही संबंधित हैं, इन चीज़ों को समझेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से इस पूरी वीडियो में जो हमने सीखा है उसको रिवाइज करिएगा। और अभी के लिए थैंक यू।